वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आजकल एक जुमला तवातर से सुनने को मिलता है कि मुल्क को माशी इस्तेकाम की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म या अपोजिशन लीडर इमरान खान, क्या दोनों को इदराक है कि मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस का हल सियासी इस्तेकाम, सख्त और मुश्किल माशी फैसले लेने में ही है? दोनों साइड्स अपनी अना और सियासी मफाद से आगे बढ़कर मिल बैठने को तैयार नहीं। सियासी क़यादत के इन इख्तलाफात की वजह से तारी जमूद को तोड़ने के लिए डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया जाता है और ख्याल किया जाता है कि तीसरी कुव्वत इनको बिठा दे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका और जितनी भी कोशिशें हुई वो भी कामयाब नहीं हो सकी। कल आर्मी चीफ ने इसी सूरत हाल की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा है कि दहशतगर्दी और मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। इससे पहले सदर मुमलिकत भी भरपूर कोशिश कर चुके हैं कि सब मिल बैठकर अपने मामला जो हैं वो हल करें, लेकिन उन कोशिशों का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो फिर आखिर वो क्या तरीका होगा कि सियासी जमातें जो कि दरपेश चैलेंजेस का मुकम्मल इल्म रखती हैं वो आपस में मिल बैठें? इस गैर यकीनी में जब दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, क्या अब भी सियासी अशराफिया सिर्फ बयानात और इल्ज़ामात से काम चलाती रहेंगी और सिर्फ अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार करती रहेंगी? सिर्फ गुफ्तार से हालात तो ठीक नहीं होंगे और ना ही एक दूसरे को दीवार से लगाकर मुल्क ठीक होगा। सब इक़्तिदार के मज़े लूट चुके हैं और अवाम पर अच्छी तरह वाज़ेह है कि इन सब ने अपने अदवार में मुल्क ठीक नहीं किया। हालात बद से बदतर हुए हैं और निज़ाम कमज़ोर ही हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर इस भंवर से निकालने का कोई तरीका है या नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद सियासी चालें जो है उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। वही टेक्नोक्रेट की बातें और जोड़ तोड़ के पुराने हरबे पंजाब से सिंध तक चल रहे हैं। तो फिर इन सब में इत्तफाक कैसे होगा? ये वो मौज़ूआत हैं जो प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हबीब अकरम साहब से करती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा सुनवा दूँ कि सरदार अयाज सादिक ने आज क्या बात की। ज़रा वो सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। रोज मार्केट में आके, इस बाजार में आके कहा जाएगा ओ डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो कारोबारी आदमी कहेगा यार मैं भी पैसे रख लूं, मैं प्रोडक्ट मत लूं, मैं मोटरसाइकिल ना लूं, मैं अपना माल खरीद के दुकान में ना रखूं, मैं पैसे रख लूं, जरूरत पड़ जाएगी। ये जानबूझ के इमरान नियाजी ने कैंपेन चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों कि जात उसकी है तो सब कुछ है, जात नहीं तो कुछ नहीं। हबीब अकरम साहब, बातें सारे करते हैं, मतलब दूसरी साइड पे खान साहब रोज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट की जो है वो बातें करते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मुल्क में जो है वो इस्तेकाम चाहिए। इधर से भी इसी तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या अमलन इनको इस चीज़ का इदराक है कि हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं, या अपनी ज़ाती अना से आगे और अपने ज़ाती इक़्तिदार से आगे कोई देख ही नहीं पा रहा? देखिए, सियासतदानों को अपने ज़ात से बुलंद होने का एक ही एक्सप्रेशन उनके पास दस्तयाब होता है और वो है इलेक्शन। जब वो इलेक्शन में जाते हैं सियासतदान, तो ये उनकी ज़ात से बुलंद होने का इतराफ़ होता है कि अगर हमसे मामलात नहीं संभल रहे तो कोई दूसरा आके संभाल ले। इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्शन है वो तो मौजूदा हुकूमत ने करवाने हैं। इमरान खान तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके, वो डिमांड, और हुकूमत की हालत ये है कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। आपके सामने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को किस तरह लतीफा बनाया गया और किस तरह पूरे का पूरा निजाम जो है एक छोटे से इलेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो जब इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर एक आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई है, उसको आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं ला पा रहे, इलेक्शन का, और इलेक्शन का तकाजा कोई गैर मामूली तकाजा तो नहीं है दस्तूर के अंदर रहते हुए। और दुनिया भर में सियासी तौर पे जहां कई तहरीक अदम एतमाद आती है, वहां उसके बाद वो इलेक्शन पे मुंतज होती है, लेकिन वो भी नहीं हो रही कि तहरीक अदम एतमाद के बाद हमने एक मुतबादिल हुकूमत बना लिया। हालांकि सियासी तौर पे ये निहायत आप यूं कहिए कि नापसंदीदा फैसला होता है जहां जहां पार्लिमानी निज़ाम होते हैं, लेकिन हमने ये किया है। तो लिहाजा अब अना का जो क्वेश्चन है वो तो खुद हुकूमत के ऊपर, हुकूमत से पूछना चाहिए कि क्या आपको अपनी कुर्सियां इतनी अजीज हैं कि आप इतने नाजुक हालात में इस मुल्क के मालिकों के पास जाने से डर रहे हैं जो आवाम है, और आप आवाम का फैसला कबूल करने से डर रहे हैं कि कहीं वो आपके खिलाफ ना आ जाए। तो ये अना का सवाल तो हुकूमत से पूछना चाहिए। लेकिन हबीब अकरम साहब, कतई कलामी की माफ़ी, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि
अपने इक़्तिदार से आगे, बिल्कुल आप कह रहे हैं इलेक्शन का कहा जा रहा है, लेकिन आप देखें कि इमरान खान साहब की मजबूरी हो सकती है या स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी नज़र आता है। पंजाब के पी में देख लें, वहाँ पे क्या हो रहा है, असेंबलियाँ नहीं डिसॉल्व हो रही, फिर उसके बाद जो इस्तीफ़ों का मामला है वो इन इटसेल्फ, कभी कहा जाता है जी हम कतार में नहीं खड़े हो सकते, कभी कहा जाता है हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये भी जो चीज़ें, इक़्तिदार हर किसी को प्यारा है और इमरान खान साहब को इस चीज़ का भी जो है बाखूब अंदाज़ा है कि अगर ये दो पावर सेंटर्स उनके हाथ से निकल जाते हैं तो उनके लिए भी फिर मुश्किलें जो है वो क्रिएट की जाएंगी। जो ये बातें की जाती हैं कि जी विक्टिमाइजेशन की सियासत होगी, अब दो प्रोविंसेस, दो सूबे जो हैं वो उनके लिए सेफ हेवन है इस वक्त। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमने पहले भी विक्टिमाइजेशन देखी है कि जब निजाम किसी को क्रश करने पे तुल जाता है तो वो क्या कुछ करता है, और यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर तहरीके इंसाफ के साथ भी हो रही है। और जब दूसरों के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही थी उस वक्त भी हम उनके साथ खड़े थे, और तहरीके इंसाफ के साथ हो रही है तो इसका भी इजहार जो है वो हमें बतौर जर्नलिस्ट में समझता हूँ कि उसका भी करना चाहिए। इस वक्त जो विक्टिमाइजेशन की जो तरजीह है, माफ कीजिएगा, जो निशाना है, उस पार्टी की आलम यह है कि इक़्तिदार से वो बाहर है और दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है, कौन बहतान, इल्जाम, प्रोपेगेंडा, मतलब मुकदमात, कौन सी ऐसी चीज है जिसका वो सामना नहीं कर पा रही, कर रही। हत्ता कि इमरान खान साहब की जो उनके ऊपर कातलाना हमला भी हो गया। तो ऐसी विक्टिमाइजेशन मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखी कि आप एक पार्टी के लोगों को, उन्हें उनके कई कान मरोड़े, हाथ मरोड़े, बाजू मरोड़े और उनको फिर टीवी पे लाएं और टीवी पे ला के वो तौबा करते हुए नजर आए कि जनाब वो हो मैंने तो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जुर्म कर दिया क्योंकि मैं तो तहरीक इंसाफ का मेंबर बन गया। क्या मतलब है? ये पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत है, हमने ये पैगाम दिया है दुनिया को। तो ये तो अभी कल की बातें हैं जो टेलीविजन के ऊपर हम बयानात चलते हुए देख रहे थे। तो लिहाजा पाकिस्तान को मारिया इस वक्त, डॉक्टर साहब, जब तक हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे हम मामलात को सुलझा नहीं सकेंगे। सही। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी यही सवाल कि रोज़ हम ये सुनते हैं और अब तो आर्मी चीफ को जो है ये बात भी करना पड़ गई। 2 दिन जारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस रही, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद कल उन्होंने ये बयान भी दे दिया कि टेररिज्म और इकॉनमी जो है ये हमारे मुल्क के 2 बहुत बड़े मसाइल हैं और जिसको कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे लिए जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है। ऐसे में आपको नज़र आ रहा है कि सियासी जमातों की तरफ अक्रॉस द डिवाइड आपको वो सीरियसनेस नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि अपने इक़्तिदार से आगे किसी को भी कुछ नजर आ रहा है? डॉक्टर मारिया, देखें जो आपने बात की ना, इकोनॉमी एंड टेररिज्म, इसकी कुंजी किसके हाथ में है? दैट इज ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वो है हमारे सियासतदान। लेट्स बी वेरी क्लियर, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और सियासतदान एक्चुअल जमहूरियत में और एक्चुअल पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे, अपनी पार्टी से ऊंचा निकल के, जाती इंटरेस्ट से निकल के, वो इस वक्त सबसे बड़ी, मैंने जो आज के तो सबको नया साल मुबारक दी, और मैं सब में से 2-3 दिन से ही कह रहा हूँ कि नए साल 2023 की हमारी जो मेन फोकस होना चाहिए वो 3 चीजों के ऊपर है। नंबर 1, टॉप प्रायोरिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देन रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, एंड देन इज टू काउंटर टेररिज्म, टू रियली रूट आउट फ्रॉम द जड़ से इसको निकाल दें। तो ये 3 प्रायोरिटी है हमारे लिए। इसके लिए पहला स्टेप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वो है सियासतदान। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि चीफ आर्मी साहब नए नासिम मुनीर या पहले चीफ ने और फिर पूरे कोर कमांडर डिसाइड कर ले कि वी आर पॉलिटिकल, तो अब मेच्योरिटी किसको दिखानी है, जिम्मेदारी किसको दिखानी है? सियासतदानों को। क्या आपने पिछले 2-3 महीने में कोई एक भी देखें? सिर्फ एक बात, जो भी ये बात कर रहे थे मेरे भाई के जी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, इमरान ने ये कर दिया, वो कह रहे हैं पीडीएम ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द वे टू सॉर्ट आउट थिंग? और आपने मुल्क के लिए बताएं, आप रोड मैप दें पूरे 2023 का, व्हाट इज गोइंग टू डू? आपने कब, अगर देखें, अब मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल अभी नहीं हो सकती, आई डू एग्री कि अभी हालात खराब है, बताएं हम आपको अक्टूबर में होने हैं या मई जून में होने हैं, जब भी होने, एक अनसर्टनिटी खत्म कर दें। उससे ये होगा कि हर एक अपने अपने काम में मसरूफ हो जाएगा, अभाम खत्म हो जाएगा, और रोड मैप दे दें। और फिर उसके साथ ये गवर्नमेंट को चाहिए, बताएं ना इकॉनमी कि हम अब 6 महीने में इकोनॉमी को कहाँ रिवाइव करें, हम जून तक क्या करेंगे आपके लिए? डॉलर कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, कमोडिटी आइटम कम करेंगे, आवाम को रिलीफ कर देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, रिमिटेंस कैसे लेकर आएंगे, हम टारगेट कैसे करेंगे? देखिए, ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम सब चीजें कर रहे हैं,
जो हमारे हाथ में चीजें ना हम उनको निकालें। नंबर 1 FBR, मैं बार बार कहता हूँ FBR सबसे बड़ा करप्शन का अदारा, 2000 से 3000 अरब एक साल में। इमेजिन वी आर बेगिंग फॉर $200-300 मिलियन के लिए। ये मुल्क में चोरी हो रहा है। नंबर 2 स्टेट कॉर्पोरेशन 700-800 अरब ये जा रहा है। सेव इट। आप चले 2000 नहीं सेव करते FBR से 500 सेव कर लें और स्टेट का प्राइवेटाइज करके 500 ये बचा लें, प्लस आपको इनकम ही आने शुरू हो जाएगी जब आप थोड़े शेयर आके बाकी दे देंगे। बट वी आर नॉट कंसर्न। हमें सिर्फ एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, इसको अरेस्ट कर लो, इसको इलेक्शन में बात कर लो, नवासी को आउट कर दो, इमरान को बात कर दो। गिव लेवल फेयर फील टू एवरीवन। आई से लेट वी डाउट क्लियर सबका जो माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब, FBR की अगर बात कहें तो ये वही सवाल उठता है कि जी हु इज गोइंग टू बेल द कैट। बिल्ली की गली में घंटी कौन डालेगा? कोई भी नहीं डाल सका, कोई भी नहीं कर सका। मतलब आप देखें कि जनरल मुशर्रफ से लेके आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जनरल मुशर्रफ का इसलिए कह रही हूँ कि एक वो फौजी डिक्टेटर थे, ऑल पावरफुल थे, वो नहीं कर सके। ट्रेडर्स के सामने उन्होंने जो है वो घुटने टेक दिए। ये जो चीज़ें हैं ये किसी के बस में नहीं है। इमरान खान साहब भी अगर आप देखें, इंपोर्ट स्टेज पे जो है वो टैक्सेशन कलेक्ट हो रही थी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे इन्हिसार था, सबका मंत्रा वही है। तो मैं ये वो मेरा ख्याल है आप बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे anyone who's come into the government has failed to deliver in the true sense। ये जो ये आप ब्लैक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई डिलीवर कर नहीं सका। देखें डॉक्टर मारिया, बात ये है, बिल्कुल मैं ठीक कहता हूँ, somebody have to do it। Is it not doable? अगर डूएबल है तो then we should do it। आपने कैसे करना है ये? अब ये आपको इसके लिए प्रॉब्लम ये है, इस वक्त PDM is in a very difficult situation। They can't take bold, unpopular decisions। That is the reason। Same goes for PTI। So somebody has to come and take bold decisions। आपको या तो इलेक्शन लड़े, रियासत को बचाएं, रियासत को बचा लें। आप कहते हैं हम रियासत के लिए आए, then do something। आप सब कहते हैं मैं आ गया, मैं तो ये कर दूंगा, करें ना, करके दिखाएं ना। बात ये है, देखिए पाकिस्तान के अवाम, आप, मैं, सब जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वी वांट कि हमें कुछ विजिबल तो एक बीकन नजर तो है ना कहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जरा हबीब अकरम साहब की तरफ चलती हूँ। हबीब अकरम साहब, अब ये बात की जा रही है कि अगेन पहले वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, अब ये बात आई है, तो इसको एज अ वार्निंग शॉट जो है वो समझा जा रहा है कि अब ये शायद सही मानों में ये कहना चाहिए कि जिन्होंने बिठाना है अब शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने देख लिया कि आपस में तो अपने मामला तय नहीं कर पा रहे, हमें ही बिठाना पड़ेगा। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं कि तीसरी कुव्वत जिसको कहा जाता है, इनएविटेबली उसको इंटरवीन करना पड़े, उनको बिठाना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को आपने हमेशा दुनिया में दो सवाल होते हैं कि आपको लॉ चाहिए या ऑर्डर चाहिए। अगर सूरत हाल हमारी इस तरह की है कि हमें लॉ से ज्यादा ऑर्डर पे ध्यान करना पड़ रहा है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन ऑर्डर पे की तरफ जो तरजीहात हैं वो ज्यादा हो गई हैं। तो ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कुछ ना कुछ किरदार सबका रहा है। उसमें मीडिया का भी किरदार है, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है, उसमें सिविल सरकारी मुलाजमीन का भी किरदार है, अदालत का भी किरदार है, और जाहिर है पॉलिटिक्स का भी किरदार है। तो हम सबको अपना अपना किरदार तो निभाना पड़ेगा। जाहिर है इन सारे किरदारों का जिक्र दस्तूर में नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें सबको अपना अपना किरदार निभाना पड़ेगा। और बेहतरीन तरीका ये है, देखिए इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के मसाइल, अगर हम जैसे तालिब इल्म जब मार्च में और जनवरी और फरवरी मार्च में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, लेकिन इसको दुरुस्त करने का तरीका पीडीएम के पास क्या है, तो पीडीएम तो कहती थी नहीं हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। लेकिन आपने देख लिया तैयारी का आलम, और उसके बाद किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देंगे तो इकोनॉमी का मामला वर्स हो जाएगा। तो ये किसने सोचा था और उसके पीछे कौन था, ये हम सबको नहीं पता। तो लिहाजा कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां जो है वो, या कहीं ना कहीं इल्जाम जो है वो दुरुस्त भी लगते हैं, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से, यानी जो अपने अपने दायरा कार से जहां जहां लोगों ने स्टेप आउट किया था वहां वहां प्रॉब्लम्स आए हैं। तो अब इस सारे मामले को रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, और रीऑर्गेनाइजेशन का बेहतरीन तरीका देखिए, ये किसी को बिठा, माफ कीजिएगा, 4-5 लोगों को बिठा, सियासतदानों को बिठा लें, अच्छा जी ये कर लें वो कर लें, ये ना करें। हमें सिंपल सी बात है, आवाम का फैसला कबूल करें। जो आवाम, हबीब साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, आज ही खान साहब, अब समझ नहीं आ रही खान साहब अब क्या एडवोकेट करना चाह रहे हैं।
आज उन्होंने जब जर्नलिस्ट से बात की तो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है उनका बयान। उसमें उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत सब बहरान से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। तो एक तरफ हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को सब चीज़ों से बाहर रहना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि वो आके किरदार भी अदा करें। दैट मीन्स कि दिस इज़ अ नो कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। आपको अपना सिस्टम जिसको आप एडवोकेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी, उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप आएँ और आके अपना किरदार अदा करें बिकॉज हम अहल नहीं हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि मैं खुद उन लोगों में हूँ जो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है और वो किरदार दस्तूर से नहीं निकला हुआ, वो रवायत से निकला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक रवायत मौजूद रही है कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट से भी मुराद है फौज। देखिए, पाकिस्तान के पास अगर तो सिविल इदारे बहुत अच्छे होते तो जाहिर है फिर ये हम इस क्राइसिस की सूरत तक पहुंचते ही हैं। अब हमें पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सिर्फ एक कुव्वत नाफजा बची है, जो कि अगर आप कोई मिसाल के तौर पर हुकूमत को तय कर ले कि हमने ये करना है, तो सिवाय आपके पास फौज के कोई और इदारा ऐसी ऑप्शन नहीं रहा कि जो काम कर सके। आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो तबाह हो चुकी है और वो सियासतदानों ने तबाह की या इस्टेब्लिशमेंट ने तबाह की, वो एक अलग बहस है। लेकिन मसला ये है कि हमें एक तबाहशुदा हुकूमती स्ट्रक्चर है सवाए फौज के, जिसके साथ हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है। तो इसको आगे बढ़ाने का तरीकाकार क्या है? नंबर 1, सबसे पहले तो एक इत्तफाक, सबसे पहले अवाम का फैसला। नंबर 2, हुकूमत जो सिविलियन हुकूमत है उसकी बरतरी कायम करना। और फिर तीसरी बात यह है कि 1, 2, 3 बिल्कुल तरजीहात के साथ कि ये काम पहला काम ये करना है और इसके 4 टुकड़े ये हैं, दूसरा काम ये करने हैं, इसके 5 संगे मील ये हैं। इस तरह हम ऑर्गेनाइज होके काम करेंगे तो फिर हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा मारिया के पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं या ऐसे मर्दाने कार मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पे ये काम कर सकते हैं। मैं अब भी अपने माहिरीन को जब सुनता हूं तो बाज़ औक़ात तो बाकायदा तौर पे सर पीटने को दिल चाहता है कि ये माहिरीन जो दुनिया में इकोनॉमी कहीं से कहीं जा रही है, इकोनॉमी की शक्लें क्या हो रही हैं और ये लोग जो हमारी हुकूमतें हैं ये क्या कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें को आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हूँ। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि जी जो इदारे हैं उनको अपनी आइनी हदूद व कयूद में रहकर जो है वो काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका मैंडेट है उसी पर जो है वो रहना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आज की स्टेटमेंट है और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, अक्रॉस द डिवाइड हम देखते हैं कि खुद ही आप जो है वो दावत देते हैं, खुद ही आप उनसे कहते हैं कि आके जी हमारे मामलात हल करें। हर कोई जो है वो इस इंतज़ार में होता है कि हमारे सर पे जो है वो हाथ रखा जाए। आप इस तरह की दावत जब देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट आके ये मईशत समेत सब बहरानों से जो है वो हमें निकाले, तो आपका क्या ख्याल है कि आना चाहिए, इदारे को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कंसिडरिंग जैसे अभी अकरम साहब भी कह रहे हैं एक वाहिद इदारा रह गया है फौज, लेकिन वो भी जिस तरह पिछले 8, 9, 10 महीनों में कंट्रोवर्शियल हुआ है और अब भी खान साहब ये कह रहे हैं कि जी जो इस वक्त भी जो पॉलिसी राइज है इस्टेब्लिशमेंट में वो बाजवा पॉलिसी जो है वो अभी भी जो है वो राइज है और अभी भी जो है उसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। क्या इदारे को अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए जिस तरह उनसे कहा जा रहा है, या दे शुड स्टे अवे एंड स्टे एट बे? देखें, बात ये है माजिया कि अभी तो देर आउट ऑफ इट, दोनों लड़े हैं, पार्टियां फैसला नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं, केस बना रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सर्विस तो इसमें नहीं आ रही है। लेकिन बात यह है, लेट्स एड ए, बिल्कुल हबीब अकरम की बात से मुतफिक हूँ, कब तक वेट करेंगे आप? जब पाकिस्तान को अब पानी सर से गुजर जाएगा। हम हर वक्त बात करते हैं आइन की, कानून की, भाई पाकिस्तान की रियासत की तो बात करो। आइन कानून क्या करने जब पाकिस्तान नहीं बचेगा? पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल जमीन में समुद्र में गरक हो रहे होंगे, दुनिया हाथ उठालेगी और आप कहेंगे ये लोग खुदा के लिए हमारे न्यूक्लियर से ले लो, हमें बचा लो। वी मस्ट चूज कॉमन सेंस। इसके लिए किसने, हमने करना है ना। आज का दिन है, टुडे वी आर गेटिंग लेट। हमें इनको देखे मौका दे दिया। ये क्या चाह रहे हैं? पीडीएम के पास देयर इज नथिंग टू सेल टू गो फॉर इलेक्शन, बट अवाम को क्या बताएंगे? पीटीआई के पास इस वक्त है, वो कहते हैं हमारे मैंडेट, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये नहीं रिजॉल्व कर रहे तो कोई हल है। एक तो इनको है कि ऑप्शन में कि बैठ जाए, बिठाएं इनको, कमरे को लॉक करें और उसके बाद कहें बैठो और 2 दिन बाद निकलोगे जब सारा सेटल कर लो, खुद करो जो करना है और आवाम को कॉन्फिडेंस में ले लो। नहीं करते फिर क्या हल है? क्या फिर हम तमाशा देखें?
क्या हम तमाशा देखने के आए हैं? पाकिस्तान तमाशा देखने के लिए कायदे में नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी कतल तो कलामी की माफ़ी, जब हम बात करते हैं कि इदारे को अपना रोल अदा करना चाहिए, तो अगर ज़रा वजाहत कर दें। एक तो आपने कहा कि दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दो और जब तक बाहर नहीं आओगे, जब तक आपके मसले जो हैं आप नहीं करेंगे। मतलब जस्ट दूसरी तरफ जो बात की जाती है वो कहा जाता है जी कोई नया सेटअप ले आए, इनसे अगर चीज़ें हल नहीं हो रही तो नया सेटअप ले आए। लेकिन देखिए डॉक्टर मारिया, सर अगर मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा अगर कंप्लीट कर लूँ। मसला ये है कि क्या आपको लगता है जिस तरह इदारा कंट्रोवर्शियल हुआ है, मजीद उसमें जो है अगर वो मलबा अपने सर पे ये लेना चाहेंगे कि खुदा न खासा चीज़ें अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाती हैं तो उंगलियां तो फिर इदारे पे उठेंगी? देखिए, चाहे अदारे पे उठें, पाकिस्तान को बचना चाहिए। पाकिस्तान को बचाने के लिए पॉलिटिशियन नंबर 1 दे हैव टू टेक अ स्टेप। अगर वो नहीं लड़ रहे और सिंह फंसाए हुए हैं, देन किसी और को स्टेप करना चाहिए। और वो भी देखें, इस वक्त जरूरत है अनपॉपुलर बोल्ड स्टेप to revive economy. So you mean unpopular bold steps can be taken through a technocratic setup because these guys are not willing to do it? No one else. ये लेंगे, आप बताइए, ये लेंगे? मैं यही पूछ रही हूँ सर आपसे, यही चीज पूछ रही हूँ। तो इसका मतलब टेक्नोक्रेट सेटअप आप कह रहे हैं? आप देखें, ये आके 1-1.5 साल के अंदर आप रिवाइव चीजें करें। लेकिन देखिए, चीफ आर्मी साहब की एक होती है क्रेडिबिलिटी दुनिया में। जब जल्दबाजा जाते थे, कुछ ना कुछ ले आते थे। $7-8 बिलियन की टोटल गेम है जो हमें चाहिए। इन पॉलिटिशियन को किसी का, चाहे इमरान हो, कोई कुछ नहीं देगा अनलेस दे बिकम 5 years मैंडेट अवाम पे। उससे पहले आर्मी क्रेडिबिलिटी है, ये चले जाए जहां पर चाइना, कतर, सऊदी अरब, यूएई जाके जो बात करनी। कतर कलामी की माफी, मुझे ना एक ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, बट वंस वी कम बैक इस पर भी बात करेंगे कि आर्मी चीफ चले जाएं, क्या आर्मी चीफ टोटल कंट्रोल ले लें, या जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही हैं उस तरफ चीज़ों को ले जाया जाए। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि आर्मी को कंट्रोल ले लेना चाहिए। हबीब अकरम साहब, कंप्लीट कंट्रोल लेना चाहिए, टेक्नोक्रेट सेटअप लाना चाहिए, या कमरे में इनको बंद कर देना चाहिए जिससे कुछ नहीं निकलेगा? बिकॉज एज ब्रिगेडियर साहब वाज आल्सो सेइंग, और ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है, ये वो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं आफ्टर वी साइन द IMF जो कि पॉपुलैरिटी पॉलिटिकल पार्टीज की गिराएगा, बढ़ाएगा नहीं। और ये बात हो रही है कि इवन PMLN के कैंप में ये बात चल रही है कि जी हम IMF को साइन कर देते हैं, उसके बाद बेशक टेक्नोक्रेट्स आ जाएं ताकि जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो उनकी झोली में गिरें। योर कमेंट्स ऑन दिस सर? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आपसे अगर काम नहीं हो रहा तो आर्मी चीफ को बुला लें या टेक्नोक्रेट ले लें। ये काम तो सियासतदानों ने ही करना है। मसला यह है कि सियासतदानों में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगाना चाहे और उसे वो अवाम को एतमाद में लेके सारे काम करे। मिसाल के तौर पे अगर लेवी लगाना है, बढ़ाना है, बिजली के रेट बढ़ाने हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, या कुछ और स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी है, तो इसमें सबसे पहले तो अवाम की सपोर्ट चाहिए। और अवाम की सपोर्ट किसी ऐसे शख्स को ही मिल सकती है जो अवाम को कायल कर सके कि जनाब हमारे 75 वर्षों की गलतियों के नताइज इस वक्त हमारे सामने मुंह खोले खड़े हैं, या तो ये हमें हड़प कर जाए या फिर हम इनसे फाइट करें। तो देखिए, दुनिया में ऐसे लोगों ने ऐसे काम किए हैं। दुनिया में आप देख लीजिए, क्या जर्मनी की तामीर नौ नहीं हुई, वो पॉलिटिकल लीडर्स ने की थी, और नो डाउट उसके अंदर कुछ और दूसरी चीजें भी थी। इसी तरह जापान की तामीर नौ नहीं हुई। इसी तरह अब जो हमारे यहाँ इंडिया है, इंडिया के बारे में कहा जाता था, तंजिया कहा जाता था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो लेकिन आज क्या है, वहां पर बाकायदा तौर पर काम हुआ, सियासतदानों ने ही किया। हमारे सियासतदानों का मसला यह है कि सियासतदानों को पता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप क्या समझती हैं कि जो इसहाक डार साहब हैं, इन्हें इकोनॉमी का पता है? मतलब आप जरा तस्वुर कीजिए कि एक शख्स जो था 1999 में जब गया तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, 2017 में गया तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, और अब जाने वाला है तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। क्या ये है इकोनॉमी? एक जब से जनाबे डार साहब इकोनॉमी के हेल्म पे तशरीफ लाए हैं, उस वक्त से क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर $1 की बैंक की इंटरबैंक मार्केट है और उसके साथ एक ब्लैक मार्केट है। अब जो ब्लैक मार्केट है वो तो हुकूमती पॉलिसी की वजह से पैदा हो रही है।
जब हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तौर पर रोके रखा हुआ है इंटरबैंक में, तो आप कर क्या रहे हैं बेसिकली? आप कर ये रहे हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट सस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्शन महंगी कर रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? आपकी जो इस वक्त लोग हर लिहाज से चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जनाब मुझे कोई इंपोर्ट का लाइसेंस मिल जाए, मैं क्योंकि 220 रुपए का या 225 रुपए का डॉलर मुझे इंटरबैंक प्रोवाइड करेगा और मैं वहां से लाके इमीडिएटली कोई रफली कोई 20% मैं तो सिर्फ चीज मार्केट में फेंकूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा रुपए में। तो आप जरा तसव्वुर कीजिए ना कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह चलानी है आपने, यानी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के दरवाजे बंद होते चले जाएं, पाकिस्तान की मशीनें रुकती चली जाएं, क्या इस तरह चलानी है? बात यह है कि अब एक शख्स को आप आखिरी तीर समझ के लाए थे कि जनाब आएगा, और बढ़ के आप सुने, मैं डॉलर 200 रुपए का, दुनिया में कोई वजीर खजाना इस तरह बात करता है कि मैं पाकिस्तान का डॉलर पाकिस्तान को 200 रुपए में लेके आऊंगा? क्या कोई वजीर खजाना IMF को तड़ी लगाता है? मतलब आप कर क्या रहे? अच्छा, इंडस्ट्री आप बंद कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे नहीं संभल पा रहे, करेंसी आपसे नहीं संभल पा रही, तो भाई थैंक यू वेरी मच बोले ना, क्योंकि सख्त इकदाम लेने हैं, ये हर एक को पता है। बगेर साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इमरान खान को भी पता है, शहबाज शरीफ को भी पता है। तो भाई सिर्फ मसला तो मैंडेट का है ना। लेकिन कतई माफी हबीब अकरम साहब, मसला ये बिल्कुल मैंडेट का मसला है। अगेन जब भी जिसके पास भी आती है इक़्तिदार आता है, आप ये देखें इमरान खान साहब भी आखिरी दिनों में पेट्रोल के साथ क्या करके गए। लाइकवाइज सर अगर इजाज़त दे दें, उससे पहले ये बार बार कहा जाता था कि जी IMF के पास ना जाने से नुकसान हुआ, फिर खान साहब माने भी। बात यही है कि वही जो पॉपुलर डिसीजंस हैं वही लेने में सब बिलीव करते हैं, तरजीहात वही हैं सर। तो किस तरह फिर सियासत तो ऑलमोस्ट एक जैसी चलती है सबकी। हमें चीजों को उनके पर्सपेक्टिव में रख के देखना चाहिए। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल किस चीज पे उन्होंने लगाया? उन्होंने करेंसी पे लगाया। मतलब जब उन्हें डॉलर मिला तो 130-31 रुपए का, और उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगाया और उन्होंने लोगों को समझा के कि जनाब ये कर रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, डॉलर को अगर हमने रोकने की कोशिश की तो प्रॉब्लम आएगा। आपको याद नहीं है कि महंगाई करने का कितना बड़ा इल्जाम इमरान खान की हुकूमत के ऊपर लगाया जाता रहा? महंगाई मार्चेस उनके खिलाफ निकलते रहे। उसके बाद दूसरा आ जाए, पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रक्चरल इस्लाह की जरूरत थी, वो थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करने पे जो मौजूदा PDM का बंदोबस्त है, इन सारी जमातों के बयानात उठा के देखें, हम वापस कर देंगे, ये पाकिस्तान को गिरवी रखने के मुतरादिफ है, ये पाकिस्तान को बेच देने के मुतरादिफ है। क्या हुआ? उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड किया और उसके साथ पाकिस्तान की फौज ने भी उनकी मदद की इस पर्टिकुलर केस में। उसके बाद ये वहां पे भी पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद तीसरी चीज आ जाए, पाकिस्तान के अंदर पहली दफा किसी ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमनेस्टी दी कि हाँ जी आप एमनेस्टी, आपके लिए एमनेस्टी है, आप अपना पैसा निकालें, बाहर निकालें और आप किसी न किसी तरीके से आप खर्च करें, यानी इन्वेस्टमेंट करें और मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट इवेंट याद कराना चाहता हूँ। 2019 के बजट में एक बात हुई थी। 2019 के बजट में ये तय किया गया था कि 50,000 रुपए से ज्यादा जहां पे ट्रांजैक्शन होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी विद द नेम ऑफ जो बायर और सेलर। ये बात हुई थी, याद है आपको? जी जी। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था? उस पे हुकूमत ने भी काम किया और उसके साथ बाजवा साहब ने भी काम किया, जनरल बाजवा ने, जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड ने। उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, ताजरों से मुलाकातें की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग जनरल बाजवा साहब घूम गए। जनरल बाजवा साहब ने पीछे से अचानक उन्होंने कहा जी ठीक है जाने दो जी, ताजरों से डर गए। वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं डर रही। लेकिन चले सर, मैं इस पे जी माजरत के साथ, लेकिन हबीब अकरम साहब दो चीजें। एक, अगर ताजरों के सामने तो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी कुछ नहीं कर सके। बाजवा साहब ने अगर पीछे हो गए तो ये तो आज मेरे ख्याल में बड़ा इजी है कि बाजवा साहब पे सारा ब्लेम जो है वो डाल दिया जाए। आप बात एमनेस्टी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो एमनेस्टी सारी अनफॉर्चुनेटली अब तो खान साहब खुद कहते हैं इंडस्ट्री में लगाने के बजाय वो एमनेस्टी ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर में चली गई। इसका तो एतराफ खुद खान साहब कर चुके हैं सर। दो एमनेस्टी थी, एक थी रियल एस्टेट वाली और जो उन्होंने 2021 के आखिर में दी थी वो थी मैन्युफैक्चरिंग की।
जी जी सर, लेकिन सर मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वही पॉपुलर डिसीजंस जो हैं, ठीक है खान साहब ने अगर अपना कैपिटल बर्न किया, लेकिन आज अगर हम ये कहें कि सारा कुछ जो है इसमें बाजवा साहब पीछे हो गए और फिर वो चीज़ें नहीं हुई और खान साहब ने कुछ चीज़ें बहुत वो रेडिकली चेंज कर दी, उस तरह चीज़ें चेंज तो नज़र नहीं आती हैं। लेकिन चलो मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊँगी और जो इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का फिर से इल्ज़ाम लग रहा है उस पर बात करेंगे कि हो क्या रहा है और क्या सही हो रहा है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है कि जो सियासी जोड़ तोड़ जो है दोबारा जो है वो शुरू हो गई है और ये बात फिर से की जा रही है बिलखुसूस पीटीआई की जानिब से। आज फिर खान साहब ने कहा जी कराची में एमक्यूएम को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये आप समझते हैं कि जोड़ तोड़ फिर से जो है वो शुरू हो चुकी है? वो माजी की जो एक एक्सपेरिमेंट था उसको दोबारा जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, जो यूनिफिकेशन ऑफ एमक्यूएम है? नहीं, देखें बात यह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ जरदारी साहब कर रहे हैं वो हमेशा पहले भी करते हैं और वो इसी सूरत में हो रहा है जब आदमी एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिए। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन गो टू पीएमएलएन, दे कैन गो टू पीटीआई और दे कैन गो टू पीपल्स पार्टी। नाउ इट्स डिपेंड हाउ कौन अप्रोच करता है उनको, कौन उनसे बात करता है, कन्विंस करता है, लेकर आए। वाई पीटीआई इज नॉट डूइंग या पीएमएलएन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी हबीब कर में ऐसा नहीं बेयर मी आउट कि सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से है। पहले नेशनल पार्टीज होती थी, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, दैट वाज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। अभी एक पार्टी रह गई पीटीआई, बाकी दो रीजनल पार्टीज बन गई। ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि तीनों पार्टियां नेशनल पार्टीज हों। दे शुड नॉट टॉक अबाउट सिंध, दे शुड नॉट टॉक अबाउट पंजाब, दे शुड टॉक अबाउट पाकिस्तान। ये एक बहुत अहम बात है। अब ये कि ये कौन किस पार्टी ने पीएमएलएन को किससे रोका? ये पीटीआई को रोका है कि आप इलेक्शन में ना जाए, जाके अप्रोच करें। आप पॉपुलर पार्टी हैं, अगर अपने कहते हैं गो एंड कन्विंस के इलेक्शन में आ रहे हैं, आप हमारे साथ आए और हम ये बट ऑल यू विल डू इट। लाइक वाइज पीएमएलएन भी है तो पीपल्स पार्टी एक्सर्ट करेंगे। कराची की प्रॉब्लम ये है कि देखें एमक्यूएम ने बड़ा सफर किया। ये जो गवर्नर हैं ये आपको पता है कि फारूक सत्तार के क्लोज रहे, ये एमक्यूएम में रहे, इनको बड़ी लड़ाई इल्जाम ये भी लगता है कि कहीं और भी बहुत क्लोज हैं। और कराची का गवर्नर, हाँ जी, कहा जाता है इशरत अली इबाद साहब की जो रिप्लेसमेंट है वो इनकी सूरत में आई है। तो अब देखें अगर ये आके कोशिश कर रहे हैं, ये कराची के लिए बेहतर है। मैं ऑनेस्टली फील में कराची में रहता हूँ, हालांकि मैं लाहौर से हूँ, लेकिन बात यह है कि बड़ा कराची सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के स्टेक नहीं है, पीपल्स पार्टी क्यों सपोर्ट कर रही है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। द मैच इज बिटवीन पीटीआई एंड एमक्यूएम। एमक्यूएम रिमेन डिवाइडेड। तो ब्रिगेडियर साहब, यू बिलीव कि ये जो यूनिफिकेशन हो रही है ये प्योरली ऑर्गेनिक है? ये इस वक्त किसी का इसमें कोई जो है वो मीडिएशन नहीं है, कोई इसमें कोई कारफरमा नहीं है, कुछ और ताकतें? बिल्कुल नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। ये इन पार्टियों ने रियलाइज की है और इसमें जो लिंच पिन है वो कामरान टिसोरी। आई मेट हिम एंड हिमसेल्फ वाज सेइंग मुझे ये एक मैं फील करता हूँ कि तभी पार्टी होगी। और कराची बहुत सफर कर रहा है। देखें कराची में ये यहाँ पर सारा सिंध के लोग आके बैठते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं जरा हबीब साहब पे भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। हबीब अकरम साहब, कराची में ये सब कुछ ऑर्गेनिकली हो रहा है या आप समझते हैं कि यहाँ कोई मीडिएशन हो रही है, कोई मीडिएट कर रहा है? कामरान टिसोरी साहब खुद नहीं कर रहे, उनसे शायद करवाया जा रहा है। देखिए तासुर तो यही है, हमेशा से एमक्यूएम के बारे में यही तासुर है कि एमक्यूएम जब भी इकट्ठी होने की, जब भी एक खास कोई पोजीशन लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी अगर ये शक जाता है इस तरफ के एमक्यूएम को इकट्ठी हो नहीं रही बल्कि बीच में कोई मकनातीस है जो अपनी तरफ सारे टुकड़ों को खींच रहा है, तो ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि वो कैसे बनी थी। रातों रात वो पार्टी वजूद में आई और फिर अगला उसने इलेक्शन भी एक खास अंदाज से जीत लिया। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो यस उनके बारे में कहा जाता है। अल्लाह इल्ला ये कि वो बहुत ही जाहिर व बाहिर होके
लोगों को यकीन ना दिलाएं कि वो वाकई इकट्ठे हो चुके हैं। हमने तो कामरान टसोरी के बारे में, कामरान टसोरी के इशू के ऊपर तो एमकेएम को टूटते हुए देखा है, और टूटे कौन कौन? फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। और आज वही जो कामरान टसोरी साहब हैं वो यकायक इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बन गए हैं। तो आखिर ये क्या हुआ है? ये कुछ सोचने की बात है। बहुत सारे लोग हबीब अकरम साहब, एमक्यूएम बिल्कुल एमक्यूएम का एक वोट बैंक है, एमक्यूएम ने काम भी किया है, एमक्यूएम को ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन क्या आप समझते हैं वही वाली एमक्यूएम जो 2016 अगस्त 2016 से पहले थी वही जो है वो वजूद में आएगी? छाया छतरी जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब की होगी, उसी तरह जो है वो मावरे वजूद आएगी, या कोई इस दफा डिफरेंट चीज होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एमकेएम अपनी वो खोई हुई शान जो है उसे दोबारा हासिल कर सकती है। उसकी वजह यह है शान और कराची के लिए टेरर। जी, मैं कराची की बात करूं। कराची के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अभी जैसे ब्रिगेड साहब कह रहे थे ना कि रीजनल पार्टीज, देखिए इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है ना वो हमेशा रीजनल पार्टीज को रूट आउट करता चला जाता है। आप जरा देखिए कि 1988 की जो पार्लियामेंट थी उसमें गालिबन 33 पार्टियां थी, लेकिन 1997 की पार्लियामेंट में सिर्फ 7 पार्टियां रह गई। तो हमेशा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो छोटी पार्टियां उसमें खत्म होती चली जाती हैं। एक जमाना था जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता था कि इनकी 4 सीटें पक्की हैं और 10 ये इम्कानी तौर पे ले सकते हैं। आज जमात इस्लामी कहाँ पे है? इसी तरह मौलाना फजल रहमान की पार्टी के बारे में एक वक्त था कि जनाब उनके बारे में कहा जाता था कि केपी में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है, खत्म हो गई। इसी तरह एमकेएम के बारे में हमें पक्का पता होता था कि जनाब कराची की जो फला एक आध नशिस्त के अलावा सारी की एमकेएम की होंगी, हैदराबाद की फलां नशिस्त इनकी होगी, नवाब शाह की फलां नशिस्त इनकी होगी, ये पता होता था। लेकिन बिल्कुल ठीक। मैं जरा ब्रिगेड साहब से पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लूँ। ब्रिगेड साहब, जो ये बात बार बार की जाती है, एमक्यूएम कहती है, इवन जब कोalition में थी पीटीआई के साथ तब भी वही कहती थी कि ये हमारा मैंडेट है, जो चोरी कर जो है वो पीटीआई को दिया गया है। अब पीटीआई ये बात कर रही है कि जी वहाँ पे एमक्यूएम को जो इकट्ठा जो है वो किया जा रहा है, बारूद का बल्कि मैं ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ जो फवाद चौधरी साहब की, उनका कहना है कि जी कराची का शहर रोशनियों का शहर था, फिर इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके एमक्यूएम बना दी गई, अशरों एक खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी, और फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है तो बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागाह की कोशिश की जाए। ये मैंडेट है किसका? आप तो कराची में रहते हैं, किसका मैंडेट है? देखें, बात यह है कि बिल्कुल एमक्यूएम गलत पार्टी थी। हालांकि मैं इनकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि देखें, ये तो लिविंग अ पार्ट एक इसमें वो ग्रुप आ गया था, मिलिटेंट ग्रुप। अदरवाइज ये मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर है, एजुकेटेड लोग हैं। दे नो कराची में जो पढ़े लिखे का सेक्रेटरीट में भी खत्म होते जा रहे हैं, सब सिविल सर्विस में भी खत्म हो रहे हैं। ये दे कुड हैव डन एंड दे कैन डू अ लॉट इन कराची। कराची में इनके स्टेक्स हैं। अब बात ये कि अगर ना मिलिट्री खत्म है, इल्ताफ हुसैन विल माइनस एंड रूथलेस ये एक एक्शन लेते हैं कि नोबडी विल डू एनी तशद्दुद टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, देन ये कराची में दे कैन डिलीवर अ लॉट। ये उन्होंने रियलाइज भी कर लिया। लेकिन आपने ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। असल में मैंडेट क्या चोरी करके दिया गया था? मैंडेट एमक्यूएम का था जो पीटीआई को दिया गया था, और अब पीटीआई के पास मैंडेट है? नहीं, किसके पास मैंडेट है? मेरे ख्याल में ये मैंडेट अगर आपने देखा हो, ये पीटीआई ने खुद दिया था। उस वक्त पॉपुलर पार्टी थी, इनका आपस में मिलिटेंट बीइंग और झगड़े थे, लोग ब्रेक हुए थे, तो दे वेंट फॉर इट। ये मैं आई पर्सनली फील माय नॉलेज कराची में लेकिन देन दे कुड नॉट कैश। पीटी हैव मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर इन कराची। बातें इन्होंने की हैं, उसके बाद सिंध में नहीं गए। अगर ये कराची में डिलीवर करते, आज ये सिंध में इनका होल्ड होता, इंटरेस्ट में चले गए होते। इसलिए नाउ ये सब ने रियलाइज कर लिया कि नाउ वी आर फोर्स्ड टू रेकन विद एपीआई टुगेदर। अब ये मिलेंगे। हाँ, सबसे बड़ा फुकदान क्या है? देयर इज नो लीडर एंड दैट इज व्हाट इज द मेन कैच पॉइंट इनके पास। इल्ताफ हुसैन जैसा डायनामिक लीडर अब नहीं, वो तो फर्क लिखकर टाइप था ना। अब इनके पास कौन लीडर है हु कैन इंस्पायर कंप्लीट उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी? और इनको डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए, पंजाबी भी, पठान भी, बलोच भी, इनको लेबल खत्म कर। लेकिन लीडर इनके पास अभी भी कोई नहीं है। दैट इज व्हाट इज द डिफिकल्टी। दे हैव टू फाइंड अ लीडर। एक लीडर निकलेगा तो एमक्यूएम चलेगी। इस वीक लीडर से ये इतना इफेक्ट नहीं करेंगे जो इनको इफेक्ट करना चाहिए। अभी बकरम साहब, क्विकली, जो ये बात मैंडेट की हो रही है, मेरा मैंडेट चुराया गया, इसको दिया गया, इसको इससे चुराया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, इस पे जरा कमेंट कर दें। कराची की जो सियासत है, क्या कराची की जो डायनामिक्स है?
कराची की सियासत में सिंपल सी बात है कि एक पीटीआई ने वहां पर जगह बना ली है अपनी, तो लिहाजा ये हर हारने वाली जमात कहती है कि मेरा मैंडेट चोरी कर लिया गया। तो मैंडेट का एक लिटमस टेस्ट था कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन, और मेरी मालूमात ये है कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की, बल्कि उनके ऊपर दबाव डाला और पीडीएम की क़यादत पे बहसीत मजबूरी दबाव डाला कि कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एमक्यूएम को वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो है वो समहाउ उनका जो लोकल बॉडीज में उनका मैंडेट हो जाएगा और एमक्यूएम वहां से फारिग हो जाएगी। तो भाई अगर उनका मैंडेट था तो ये लिटमस टेस्ट था, वो करवा लेते, लेकिन नहीं करवाया, तो आपको अंदाजा हो रहा है ना कि फिर एक्चुअली मैंडेट किसका चुराने की कोशिश। ठीक ठीक, चले ऑन दैट नोट वील हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। हबीब अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। एंड मैं यही कहूँगी कि जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है इकॉनमी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर तमाम पार्टीज़ को अक्रॉस द डिवाइड इस पर जो है वो कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।